चलिए बेटा शुरू करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। देखिए मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट? इट्स अ चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। आउटपुट की एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से जो भी टोटल कॉस्ट के अंदर चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। उसी से रिलेटेड कुछ एक्सटेंडेड बातें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम डेवलप करते हैं। देखिए सेल, अगर सेल में से सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सपोज सेल प्राइस है 100, वेरिएबल कॉस्ट है 70, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया आपका कितना? 30। अब सपोज ऑर्गेनाइजेशन ने टोटल 10,000 यूनिट्स सेल करी है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल होगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स सोल्ड इज इक्वल्स टू टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और टोटल कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो उसको बोला जाता है प्रॉफिट्स। देखिए बेसिक टर्मिनोलॉजी है मार्जिनल कॉस्टिंग की और कुछ भी नहीं। आपको क्या ध्यान रखना है? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिर टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना है? जो भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जितनी आपने यूनिट्स बेची, और उसमें से जब आप फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट्स। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। XYZ लिमिटेड ने सपोज 20,000 यूनिट्स बेचे 30 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट है उनकी 18 रुपीज़ और फिक्स कॉस्ट है 60,000। तो आप एक बात बताओ, सबसे पहले सेल्स प्राइस कितना है? 30, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 18, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? 12 रुपीज़। यस और नो? अब अगर मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है तो कैन आई राइट 12 रुपीज़ पर यूनिट है, 20,000 यूनिट्स बेचे हैं तो कितना आ गया? 2,40,000 रुपये। हाँ या ना? नाउ द फिक्स्ड कॉस्ट इज रुपीज़ हाउ मच? 60,000। तो इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपके प्रॉफिट्स आ गए कितने? 1,80,000 रुपीज़। ये आ गए आपके प्रॉफिट्स। ठीक है, श्योर? फटाफट एक बार आप यहाँ तक नोट डाउन करिए फास्ट। अब नेक्स्ट है बेटा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि हम कितनी यूनिट्स बेचें सो दैट हमारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए, प्रॉफिट्स हमारे नील हों, कोई हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कितनी सेल करें सो दैट एटलीस्ट हमारी सारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए, हमें प्रॉफिट से मतलब नहीं है। सो हाउ मच यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड सो दैट फिक्स्ड कॉस्ट इज कवर्ड एंड प्रॉफिट्स आर नील। प्रॉफिट जो है वो क्या है? आपके जीरो है। इन द शॉर्ट अगर आप इक्वेशन फॉर्म में देखें तो टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है आपका। अब ये प्रॉफिट अगर जीरो रखने ब्रेक इवन पॉइंट पे, ये प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? जीरो। तो कैन आई राइट दैट टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट विच आर इक्वलेंट टू जीरो। इन शॉर्ट एट ब्रेक इवन पॉइंट कैन आई राइट कि अगर ये फिक्स्ड कॉस्ट उधर चला गया तो टोटल कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल आएगा। हाँ या ना? तो एक आपने बेसिक प्रिंसिपल सीखा कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल होता है? फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होता है। देखिए सबसे पहले आपको डेरिवेशन सारी की सारी समझनी है, उसके बाद मैं एक समरी भी बनवा दूंगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नोट करिए इसे फटाफट। चलिए अब देखिए लास्ट एग्जांपल से समझते हैं। अगर लास्ट एग्जांपल में हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, हमने देखा ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल होगा? फिक्स्ड कॉस्ट के। अब फिक्स कॉस्ट लास्ट एग्जांपल में आपकी कितनी थी? 60,000 रुपीज़। मतलब जो हमें टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए वो कितना चाहिए? 60,000। और जो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था लास्ट एग्जांपल में वो कितना था? 12 रुपये था। आप देखिए हमने निकाला था इसे। यस और नो? 12 रुपीज़। तो नाउ अगर मुझे 60,000 रुपये की फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी है, मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन मुझे 60,000 चाहिए और पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 12 है, एक यूनिट से 12 रुपये मिलते हैं और मुझे चाहिए कितने? 60,000 रुपये। तो एज सच हमें टोटल कितनी यूनिट सोल्ड आउट करनी पड़ेंगी? 60,000 डिवाइडेड बाई 12, दिस कम्स आउट टू बी 5,000 यूनिट्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अटेन ब्रेक इवन सो दैट मेरी फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाए, दैट इज 5,000 यूनिट्स। समझ में आ गई बात? श्योर? पक्का? उसी तरीके से हमने इसे निकाला है, फटाफट नोट करिए फास्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। देखिए नाम इसका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, लेकिन इसमें कोई प्रॉफिट की बात नहीं होती। ये निकलती कैसे है, नाम से कंफ्यूज मत होइएगा।
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 100 या टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100। देखिए बहुत बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि सर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्यों है, हम तो कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, जबकि प्रॉफिट तो आता है यहाँ पर हमने देखा कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद। अब देखिए इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और फिलहाल तो मेरे पास, मैंने अपनी पूरी R&D कर ली, मुझे तो ऐसा लगता है कोई मिसमैच इन्होंने गलती से नाम रख दिया। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कायदे से कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम रेशियो नाम रखना चाहिए था। बाकी किसी को कोई जेन्युइन रीजनिंग कभी मिलती है तो मुझे भी बताइएगा। मेरी रिसर्च तो एंड हो चुकी है, मेरा तो कंक्लूजन यही निकला कि इन्होंने इसका गलती से नाम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो रख दिया और शायद इसीलिए इन्होंने बाद में से पीवी रेशियो बोलना शुरू किया ताकि बच्चों को एहसास ही ना हो। अब देखिए लास्ट एग्जाम्पल में जो हमने किया कंट्रीब्यूशन था 12 रुपीज़ पर यूनिट। अब देखिए चेक करिए फटाफट, सेल्स प्राइस था कितना 30, तो 12 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया आपका 40%। ठीक है, इसके बाद आप इसे टोटल वाले तरीके से निकाल लीजिए। बेशक हमने यहाँ पर कितनी यूनिट्स रखी थी 20,000 यूनिट्स, यस और नो। तो अगर आप टोटल कंट्रीब्यूशन देखें तो वो आता है 20,000 इंटू 12, दिस कम्स आउट टू बी 2,40,000। ये आ गया आपका टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और यहाँ पर आपका सेल्स अगर आप निकालें तो वो आती है 20,000 मल्टीप्लाई बाय 30, दैट इज ₹6 लाख। दिस इज टोटल सेल्स। ठीक है, तो अगर आप वही चीज़ यहाँ रखते हैं, देखिए 2,40,000 6 लाख, तो भी आंसर आपका सेम आता है। तो या तो आप पर यूनिट बेसिस पे ले लीजिए या टोटल बेसिस पे ले लीजिए, अगर दोनों तरफ टोटल लीजिए या दोनों तरफ पर यूनिट लीजिए। ठीक है, आंसर विल रिमेन सेम। नाउ आपने पीवी रेशियो तो निकालना सीख लिया, सेम वे आप वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकाल सकते हैं। नाउ वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस पर यूनिट इंटू 100 या टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में टोटल सेल्स इंटू 100। जैसे कि आप देखिए लास्ट एग्जांपल में आपकी वेरिएबल कॉस्ट 18 थी, सेल्स प्राइस 30 था, तो ये आ गया 60%, या आप टोटल बेसिस पे भी देखेंगे तो 60% ही आएगा। मेन एक फंडामेंटल रिलेशनशिप होता है पीवी रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो में, दैट इज पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज ऑलवेज इक्वल्स टू 100। और ये आगे हम न्यूमेरिकल करते हुए बहुत जगह यूज भी करेंगे। ये मेरे को बेसिकली आपको ये रिलेशनशिप ड्राइव करवाना था, दैट पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज ऑलवेज इक्वल्स टू 100 एंड व्हाट इज पीवी रेशियो वो हमने देख लिया। समझ में आई बात? श्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने ब्रेक इवन पॉइंट ऑलरेडी निकालना सीख लिया और वो आपने यूनिट्स के टर्म्स में निकालना सीखा था। अब अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है वैल्यू की टर्म्स में, या ब्रेक वैल्यू की टर्म्स में मतलब आपको ब्रेक इवन सेल्स निकालनी। ब्रेक इवन सेल्स का मतलब क्या है कि उतनी सेल्स हो जाए तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। मैं लिख देता हूं, देखिए एट दिस अमाउंट ऑफ सेल फर्म इज एबल टू रिकवर ऑल फिक्स्ड कॉस्ट। इसका सीधा एक फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। नहीं विश्वास आता? आप देखिए लास्ट एग्जांपल में आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी 60,000 थी, और अभी आपने उसमें निकाला पीवी रेशियो कितनी आई 40%। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सेल्स कितनी आ रही है 1,50,000 रुपीज़ की। वेट, आपने उसमें ब्रेक इवन पॉइंट निकाला था, आपने कहा था 5,000 यूनिट्स अगर बिक जाएं तो ब्रेक इवन आ जाएगा, और एक यूनिट का जो सेल्स प्राइस है वो कितना है 30 रुपीज़ पर यूनिट। तो अगर हम 5,000 यूनिट्स को 30 रुपये से मल्टीप्लाई करें तो आप देखिए कि ब्रेक इवन सेल्स आती कितनी है आपकी 1.5 लाख रुपए की आती है। आप देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों जो है वो सेम है। तो ब्रेक इवन सेल निकालने का हमने देखा एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। इससे हम सीधे अपनी ब्रेक इवन सेल्स निकाल सकते हैं, और ऑल्टरनेटिव वे आउट हमने देखा कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लें या तो, और उसे फिक्स कॉस्ट से डिवाइड करके फिर यूनिट्स निकाल लें। ठीक है, तो दोनों ही तरीके हमने अभी तक देख लिए।
आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक आप एक बार सारा का सारा रिवाइज कर लीजिए ताकि आपके मन में किसी तरीके का कन्फ्यूजन ना रहे। फटाफट यहाँ तक एक एक चीज़ आपके दिमाग में, सारे जो भी मैंने डेरिवेशंस वगैरह करवाई हैं, जो भी कॉन्सेप्ट बताए आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए अब नया कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं बच्चों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सर ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है सेल्स अबव द ब्रेक इवन सेल्स। जो भी टोटल सेल्स है अगर उसमें से हम ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर दें तो जो सेल्स बचेगी दैट विल बी कॉल्ड एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लाइक इन द लास्ट एग्जाम्पल वी हैव द टोटल सेल्स ऑफ रुपीज 6 लाख, यस और नो? ये आपने टोटल सेल्स निकाला था और हमने इसमें देखा कि हमारी ब्रेक इवन सेल्स आई थी कितनी, 1,50,000। ये थी हमारी क्या, ब्रेक इवन सेल्स, हाँ या ना? तो अगर आप टोटल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स अपनी माइनस कर देते हैं तो जो आपकी सेल्स बचती है दैट इज कॉल्ड एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। समझ में आई बात? श्योर। इसको निकालने का एक और तरीका होता है, बहुत सिंपल, प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। आप देखो हमारे प्रॉफिट्स कितने आए थे वहां, 1,80,000, यस और नो? तो ये जो आपके प्रॉफिट्स आए हैं इसको आप पीवी रेशो से, पीवी रेशो हमारी कितनी आई थी, 40%, अभी देखिए यहाँ पे हमने निकाली थी। तो अगर आप प्रॉफिट्स को पीवी रेशो से डिवाइड कर दें तो भी आप देखेंगे आपका आंसर जो है वो एब्सोल्युटली सेम आएगा। हमें करने दोनों ही फॉर्मूले, पता नहीं एग्जाम में कहाँ पर कौन सा लगे, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल, दिस इज द कॉन्सेप्ट, और देयर इज अ अल्टरनेटिव वे आउट टू फाइंड आउट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट इज द प्रॉफिट्स अपॉन में पीवी रेशो। इसको मैं अगर थोड़ा सा और इलैबोरेट करूँ तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स हमने कैसे निकाला बेटा, प्रॉफिट्स अपॉन में पीवी रेशो। तो अगर मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को इनटू कर दूं पीवी रेशो से तो आपके क्या आ जाएंगे, प्रॉफिट्स आ जाएंगे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इनटू पीवी रेशो, ये इसको हम टेक्निकली क्या बोल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन एट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज इक्वल्स टू प्रॉफिट्स। भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को अगर पीवी रेशो से इनटू कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हो एमओएस सेल पे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल पे, हाँ या ना? अरे भाई देखो ये आपने सीखा, हाँ या ना? अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एमओएस इंटू पीवी रेशो इज इक्वल्स टू प्रॉफिट आया। मतलब पीवी रेशो क्या होती है, कॉन्ट्रीब्यूशन बताती है। तो कंट्रीब्यूशन को अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल से इनटू कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन एट एमओएस सेल्स इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रॉफिट। यही मैंने यहाँ लिखा है, कंट्रीब्यूशन एट एमओएस सेल इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल आया 450, आप इसको पीवी रेशियो से इनटू करके देखिए एक बार, ये समझ में आया कंट्रीब्यूशन एट एमओएस सेल क्या है, एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इनटू पीवी रेशियो, ठीक है? तो आप करके देखिए 40% पीवी रेशियो थी, आपके प्रॉफिट्स 180 आ रहे हैं, और आप चेक करेंगे यहाँ पे आपके प्रॉफिट्स कितने आ रहे थे, 180 आ रहे थे। समझ में आया? तो बहुत चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं ये, समझ में आया? एक समरी मैंने आपके लिए पूरी तैयार कर दी है और आपको क्वेश्चन करते हुए समरी ही ध्यान रखनी है। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड। ब्रेक इवन पॉइंट पे जितना कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है वो फिक्स कॉस्ट के इक्वल होता है। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालना है तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दो। पीवी रेशो कैसे निकलेगी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स पर यूनिट, या टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100। ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकलेगी, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशो। समझ में आई बात? ये हमने सीखा था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स या प्रॉफिट्स अपॉन पीवी रेशो। आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन एट एमओएस सेल्स, दैट इज जो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे सेल्स है उसको आप पीवी रेशो से इनटू करते हैं तो आपके पास क्या आ जाते हैं, प्रॉफिट्स। समझ में आई बात? एक वर्ड कई बार लिख देता है कैश ब्रेक इवन पॉइंट, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कैश ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है जितनी भी फिक्स्ड कॉस्ट कैश में इनकर होगी उसको आप पीवी रेशो से डिवाइड करें। वैसे आप ब्रेक इवन पॉइंट क्या लेते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, बट अगर कैश है तो फिर आप कैश वाली फिक्स्ड कॉस्ट लेंगे, इग्नोर कर देंगे नॉन कैश कॉस्ट, नॉन कैश फिक्स्ड कॉस्ट लाइक डेप्रिसिएशन जो है वो इग्नोर हो जाएगा। खैर मेन तो आपके ये 6 फॉर्मूले हैं जो आपको दिमाग में रखने।
फटाफट यहाँ तक सारा A to Z दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन करते हुए अगर आपको चीज़ें याद नहीं आई तो फिर सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। फटाफट ये समरी जो है एकदम दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारे एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने डराइव करके आपको दिखा दिया है, सब कुछ प्रूफ दे दिए हैं। अब इसको आप अच्छे से पहले दिमाग में बैठाइए। आइए बच्चों ग्राफ्स समझते हैं, बहुत ही सिंपल। हमें मेन तो एंगल ऑफ इंसिडेंस समझना है, उसके लिए कुछ बेसिक ग्राफ हमें समझने पड़ेंगे। देखिए वाई एक्सिस पे मैंने सेल्स लिया है, यहाँ आउटपुट लिया है। अब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाता है सेल्स बढ़ती चली जाती हैं, तो जो सेल्स का कर्व है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, क्योंकि सेल्स प्राइस पर यूनिट क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो हमारी सेल्स से कम होती है, हाँ या ना। तो अगर ये सेल्स लाइन है तो दिस विल बी योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, हाँ या ना। क्यों, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेल से कम होती है, इसलिए जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो इससे नीचे आ रहा है, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स वाले डायग्राम याद करके कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि जो आपका सेल्स प्राइस है वो पर यूनिट फिक्स्ड है। सपोज सेल्स प्राइस पर यूनिट है आपका 20 रुपये और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है आपकी 15 रुपये, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 5 रुपये पर यूनिट, आया ना। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोपोर्शनेटली वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी और सेल्स लाइन उससे ऊपर। और जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, दिस एरिया दैट यू आर एबल टू सी, देख पा रहे हैं आप, जी हाँ, ये जो पूरा का पूरा एरिया आपको दिख रहा है, ये बेसिकली जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, कंट्रीब्यूशन। जो इनके बीच का डिफरेंस है ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करता है कंट्रीब्यूशन को। ये आप बना लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। अब देखिए ये आपने सेल्स लाइन बनाना सीख लिया, ये आपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट लाइन बनाना सीख लिया। टोटल कॉस्ट जो होती है, टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है अपार्ट फ्रॉम टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यस और नो। तो जो टोटल कॉस्ट का कर्व है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के एकदम आप देखिए पैरेलल आएगा और उससे ऊपर आएगा। पैरेलल क्यों आएगा, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, दैट डिफरेंस इज नथिंग बट द फिक्स्ड कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हर लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या रहती है, सेम। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इतना एरिया, ये क्या है, बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट है। और उसके बाद जो एकदम आप देखिए टोटल कॉस्ट जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट के एकदम ठीक पैरेलल चल रहा है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हर लेवल पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। समझ में आया। अब बड़े ध्यान से देखिए, सेल्स और टोटल कॉस्ट आपस में एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, ये दिख रहा है आपको पॉइंट, हाँ या ना। तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहां ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, दिस इज ब्रेक इवन सेल्स। ये जो है आपकी ब्रेक इवन सेल्स आ गई, मतलब यहां इतनी सेल होने पे टोटल कॉस्ट आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो इसके बाद का जो भी एरिया है, ये वाला एरिया आपको जो दिख रहा है, बेसिकली ये एरिया रिप्रेजेंट करता है क्या, ये बेटा रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट्स को। किसको, प्रॉफिट्स को। मैं लिख देता हूं, दिस पर्टिकुलर एरिया रिप्रेजेंट प्रॉफिट्स। और ये वाला जो एरिया है जो सेल्स और टीवीसी के बीच में है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट्स कंट्रीब्यूशन, जो मैंने आपको यहां बताया था। लेकिन जो सेल्स और टोटल कॉस्ट का ब्रेक इवन के बाद का एरिया वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉफिट, क्योंकि ब्रेक इवन के बाद ही प्रॉफिट आने शुरू होते हैं। इसी को थोड़ा जूम करके देखिए, यहाँ पर ये सेल्स लाइन, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट दिख रहा है आपको। अब इसमें आप देखिए ये जो है आपका सारा का सारा इलाका, ये टोटल कॉस्ट के ऊपर वाला दिख रहा है आपको, ये क्या है बोलो, हाँ वेरी गुड, ये सारे के सारे जो हैं आपके प्रॉफिट्स। कंट्रीब्यूशन सेल और टीवीसी के बीच का ये वाला एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉफिट। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, देखिए जरा, एंगल फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ द सेल्स एंड टोटल कॉस्ट लाइन। ये जो सेल्स की लाइन और टोटल कॉस्ट लाइन है, इसके इंटरसेक्शन से जो ये एंगल बन रहा है,
एट ब्रेक इवन सेल्स उसको हम क्या बोलते हैं, दिस पर्टिकुलर एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जितना वाइडर होगा, ये जितना ब्रॉड होगा, उतना आपका रेट ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट्स जो है ब्रेक इवन के बाद वो हाई है। आप देखिए यहां कितना छोटा सा बन रहा था, यहां देखिए कितना वाइड बन रहा है। तो वाइडर द एंगल ग्रेटर इज द रेट ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट्स आफ्टर ब्रेक इवन सेल्स। समझ में आया आपको? श्योर। तो बेसिकली आपने सेल्स देखा, सेल्स और टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखा, फिर टोटल कॉस्ट प्रॉफिट देखा, और फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस समझा। जितना वाइडर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतना प्रॉफिट जनरेट करने का जो रेट है वो हाई होगा। ग्राफ में सिर्फ इतना ही समझना है जितना मैंने आपको बताया, और कुछ दिमाग नहीं लगाना बुक में क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। जितना मैंने आपको बताया, जस्ट दिस इज रेलिवेंट, नथिंग मोर देन दैट, इवन अ सिंगल वर्ड। समझ में आई बात? फटाफट नोट करिए सारा का सारा फास्ट। चलिए अब कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। कुछ भी नहीं है, जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे उसी के बेसिस पर है सब कुछ। अ कंपनी कैन मेक एनी वन ऑफ द थ्री प्रोडक्ट एक्स, वाई और जेड। कंपनी तीन में से कोई एक प्रोडक्ट बना सकती है, उसने क्लियर इंस्ट्रक्शन आपको ये दे दी है, ठीक है। इट कैन एक्सरसाइज इट्स ऑप्शन ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, बट उसे साल की शुरुआत में ये डिसीजन लेना है। एक्स में 10 रुपये का सेलिंग प्राइस है, वाई में 12 का है, जेड में भी 12 का है। वेरिएबल कॉस्ट तीनों की अलग अलग गिवन है। मार्केट डिमांड गिवन है, इसकी 3000 यूनिट्स, इसकी 2000, इसकी 1000। प्रोडक्शन कैपेसिटी है 2000। अब देखो, चाहे मार्केट डिमांड 3000 है, पर ये बना ही 2000 यूनिट सकते हैं, तो 3000 बेच कहाँ से पाएंगे? तो ये 2000 यूनिट्स मैक्सिमम बना पाएंगे। इसकी डिमांड 2000 है बट बना 3000 सकते हैं, तो इसमें तो ये मैक्सिमम 2000 यूनिट्स के लिए काम कर पाएंगे। इसकी मार्केट डिमांड 1000 है, बट ये मैक्सिमम प्रोडक्शन कर कितना सकते हैं? 900 का कर सकते हैं, हाँ या ना? तो हमें सबसे पहले एक चीज समझनी है कि जो भी दोनों में से लोअर होगा वही कंपनी कर सकती है, क्योंकि अगर मार्केट डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है, तो आप बना नहीं पाओगे, और प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, मार्केट डिमांड कम है, तो आप बेच नहीं पाओगे। फिक्स कॉस्ट है 30,000। कंप्यूट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए बहुत सिंपल है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा? 10 - 6 4 3 5, यस और नो? अब आप यूनिट्स कितनी बेच सकते हैं? लोअर ऑफ प्रोडक्शन और मार्केट डिमांड, तो मैंने पहले ही सर्कल कर दिया है 2000 2900, ठीक है। तो इससे अगर आप देखें तो टोटल पॉसिबल कंट्रीब्यूशन कितना है? 2000 इंटू 4, दिस कम्स आउट टू बी 8000, हाँ या ना? 8000 का कंट्रीब्यूशन आ सकता है। यहाँ पर कितना आ सकता है? 6000, और यहाँ कितना आ सकता है? 4500। यही समझ में आया? सबसे पहले बताओ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? देखो ये इकोनॉमिक्स है। इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन बाय नॉट प्रोड्यूसिंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट। मतलब सपोज आप एक्स की प्रोडक्शन करते हो, तो आप मैक्सिमम कौन सा कंट्रीब्यूशन लूज कर रहे हो? आप देखो, एक्स की आप प्रोडक्शन करते हो तो आप कितना कमा पाओगे? 8000 रुपये, हाँ या ना? ये कमा पाओगे। इसके बाद जो अगर आप एक्स प्रोड्यूस करें, वाई और जेड में से हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन उसमें सर वाई में है, तो फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एक्स द वाई का जो कंट्रीब्यूशन है, दिस विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। याद करो, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अगर आप एक्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते तो आप क्या कर रहे होते? वाई कर रहा होता, क्योंकि उसी में ही ज्यादा है। तो दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आप फॉरगॉन कर रहे हो। वाई की अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आपको 6 मिल रहा है, बट अगर आप वाई नहीं कर रहे होते तो बट ऑब्वियसली आप किसकी प्रोडक्शन कर रहे होते? एक्स की कर रहे होते। तो वाई को प्रोड्यूस करने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है दैट इज 8000। आप जेड की प्रोडक्शन कर रहे हो, 4500 कमा रहे हो, क्योंकि आपको एक्स वाई जेड में से एक ही सिलेक्ट करना है। सपोज आप जेड करते हो, ऑब्वियसली
कॉमन सेंस कहती है कि कोई भी z नहीं करेगा, बट सपोज आप z का प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप किस चीज को भूल रहे हो? आपको x का जो कंट्रीब्यूशन है, जो आपकी हार्दिक इच्छा होनी चाहिए थी, वो आप नहीं कर पाओगे, तो वो आपके लिए क्या है, एक तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर कौन? और सिंपल वर्ड्स में लिख दूं, देखो सिंपल वर्ड्स में लिख दिया, इससे सिंपल नहीं लिख सकता कि अगर x की प्रोडक्शन की तो y और z प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो अब y और z में जो भी आपको हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सेम वे बना लेना, y की प्रोडक्शन की तो x और z प्रोड्यूस नहीं कर सकते अब, और x और z में जो भी हायर कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहा है दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेम वे z की प्रोडक्शन की तो x और y प्रोड्यूस नहीं कर सकते, अब x और y में जो भी हायर कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहा है दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अब उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया, ठीक है? फटाफट नोट डाउन कर लो फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MK लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट X जिसका सेलिंग प्राइस है 40 रुपीज पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट है 16 पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द ईयर है 4,80,000 एंड एनुअल सेल्स आर एट 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जो एनुअल सेल्स है उसमें 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। कैलकुलेट रेट ऑफ नेट रिटर्न ऑन सेल्स। सेल्स पे नेट रिटर्न कितना मिला अगर इनकम टैक्स आपका 40% है? तो देखिए बहुत ही सिंपल, कुछ भी क्वेश्चन में टेक्निकल नहीं है। सेल्स प्राइस 40 है, वेरिएबल कॉस्ट 16 है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया जिससे आप पीवी रेशियो निकाल लेंगे, हाँ या ना? अब अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60% है जैसा कि उसने बताया, तो ब्रेक इवन सेल्स कितनी होंगी? 40%, हाँ या ना? अब ब्रेक इवन सेल्स का एक फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट आपको गिवन है 4,80,000, पीवी रेशियो कितनी है आपकी? 60%, तो ब्रेक इवन सेल्स आ गई 8 लाख, हाँ या ना? नाउ ब्रेक इवन सेल्स आर 40% और इन टर्म्स ऑफ अमाउंट इट इज 8 लाख, तो टोटल सेल्स का 40% इज ब्रेक इवन सेल्स। तो टोटल सेल्स हमारी कितनी आ जाएंगी? 8 लाख डिवाइडेड बाय 40%, दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? 20 लाख, हाँ या ना? अब बड़े ध्यान से समझना, ये आ गई आपकी क्या? टोटल सेल्स। पीवी रेशियो वॉज 60%, तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा 20 लाख का 60%, दिस इज 12 लाख। देखो मैं थोड़ा सा पेसअप पे हूँ, ये उम्मीद करके कि अब आप 9-10 क्वेश्चन कर चुके हैं तो अब ये आपके लिए सारा बेसिक हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा मैं पेसअप हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 4,80,000, तो प्रॉफिट आ गए। अब यहाँ से थोड़ा सा यूनिक है कि इनकम टैक्स का उसने 40% रेट बता दिया, तो कुछ नहीं होता, जो प्रॉफिट्स हैं उसमें इनकम टैक्स पे कर दो 40%, दिस इज 7,20,000 का 40%, तो आपका नेट रिटर्न आ गया कितना? 4,32,000। अब नेट रिटर्न ऑन सेल्स निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? नेट रिटर्न अपॉन सेल्स इनटू 100। समझ में आया? श्योर, नोट इट फास्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए। फॉर द नेक्स्ट ईयर it is proposed to add another product line Y whose selling price would be rupees 50 per unit and the variable cost is 10 per unit। वो कह रहा है कि अगले साल से एक नया प्रोडक्ट Y लेके आएंगे जिसका 50 रुपये सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपये है। क्या बात। फिक्स्ड कॉस्ट जो होगी वो होगी 6,66,600। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये सिर्फ Y की नहीं है, इट्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब जो एग्जिस्टिंग है प्लस जो न्यू होगी। सेल्स मिक्स ऑफ XY इज 7:3, मतलब 7:3 के अंदर सेल्स होंगी, मतलब अगर 7 यूनिट X की बिकेंगी तो 3 यूनिट Y की। एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स नेक्स्ट ईयर वुड MK लिमिटेड ब्रेक इवन उनका आएगा? सेपरेटली बताना है X और Y का ब्रेक इवन भी और क्वांटिटी। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप ऑलरेडी मेरे साथ कर चुके हैं। कंट्रीब्यूशन अगर आप X का देखें तो कितना है हमारा? 24, ये हमने निकाल लिया, और Z का कितना होगा? 50 रुपीज सेल्स प्राइस है, 10 रुपये वेरिएबल कॉस्ट, सो दिस कम्स आउट टू बी 40। अब कंट्रीब्यूशन जो है उसका रेशियो है 7:3, तो एक मिक्स से हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आने वाला है? 7 यूनिट्स इसकी बिकेंगी, 7 यूनिट्स ऑफ X, तो 3 यूनिट्स बिकेंगी किसकी? Y की, ठीक है? तो एक मिक्स से आएगा 7 × 24 प्लस 3 × 40। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। 168 प्लस 120 कितना आ गया? 288।
तो 288 का कंट्रीब्यूशन हमें पर मिक्स मिलेगा और हमें जो फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करनी है बेटा वो करनी है 6,66,600 रुपीज़। यस और नो? तो अगर 6,66,600 रुपीज़ का मुझे ब्रेक इवन अचीव फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करनी है और कंट्रीब्यूशन पर मिक्स है 288, तो आपस में डिवाइड कर दूं तो इतने मिक्सेस मुझको बेचने पड़ेंगे सो दैट मेरा ब्रेक इवन आ जाए। ये ब्रेक इवन मिक्स आ गया, आया ना? कितने चाहिए? 2314.6 मिक्स। अब प्रोडक्ट एक्स इसमें कितना होगा? इतने मिक्स है और एक मिक्स के अंदर 7 यूनिट्स ऑफ एक्स है, तो इंटू 7 कर दीजिए, इंटू ये 7 यूनिट्स, तो ये आपका आ गया। आपको प्रोडक्ट एक्स की 16,202 यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू हैव ब्रेक इवन। और प्रोडक्ट वाई की, इसको ही आप 3 से इंटू कर देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 यूनिट्स ऑफ वाई है, तो 6944 यूनिट्स आ गया। तो इसकी इतनी और इसकी इतनी यूनिट्स बिकेंगी तब जाके आपका ब्रेक इवन आएगा। जिससे और सेल्स वैल्यू निकालनी है तो इसको 40 से इंटू कर दीजिए यूनिट्स को और इसको 50 से। समझ में आया? देखिए कायदे से तो इसका यही सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन आपकी बुक में जो इसका सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और क्यों, मैं आपको बता दूं। देखिए सेल्स मिक्स गिवन है 7:3 में, हाँ है ना? अब ये सेल्स मिक्स मैंने तो मान लिया कि ये यूनिट्स का है, जो कि बाय डिफॉल्ट एजम्पशन होती भी है, ठीक है। बट आपकी बुक्स में ये सेल्स मिक्स माना हुआ है सेल्स वैल्यू का। सेल्स वैल्यू का मतलब सर मैं आपको बताता हूँ। देखिए कायदे से तो यही तरीका है, लेकिन एक बार मैं आपको डिस्कस कर दूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। सेल्स मिक्स इन वैल्यू टर्म्स, अब ये क्या है? सपोज 100 रुपए की सेल है, वो मान रहे हैं कि जो 7:3 है वो रुपीस की टर्म में, मतलब अगर 100 रुपए की सेल्स है तो उसमें 70 रुपए की सेल एक्स की है और 30 रुपए की सेल वाई की है। ये क्वेश्चन मान रहा है, मतलब जो उन्होंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया वो इस तरीके से प्रोवाइड किया कि 100 रुपए की सेल में 70 रुपए की सेल एक्स की है और 30 रुपए की सेल वाई की। तो अगर हम इस हिसाब से करते हैं, यहां पर पीवी रेशो था 60%, तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है 70 का 60%, और यहां कंट्रीब्यूशन आ जाता है 80% था पीवी रेशो यहां पर 24, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाता है 42 प्लस 24, दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? 66। जो टोटल कंट्रीब्यूशन आता है कि अगर 100 रुपए की सेल है और 70-30 की रेशो में हो रही है, तो इसके कंट्रीब्यूशन को अगर देखूं तो 66 रुपीस का कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन कमा रही। तो उस हिसाब से पीवी रेशो मिक्स की कितनी हो जाती है? 66%। तो ब्रेक इवन सेल्स लाने के लिए, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, वो आ जाता है 10,10,000 कि इतने की टोटल सेल्स होगी तो उनका ब्रेक इवन आएगा। अब इसमें 70% सेल्स ये एक्स की लेते हैं और वाई की 30%, क्योंकि 7:3 है ना। 70% कर लो या ऐसे ही निकाल लो, 10,10,000 का 7/10 और 3/10 एक ही बात है, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, एक ही बात है। तो ये आ गया इतना और ये आ गया इतना, और उसी चीज को फिर ये यूनिट्स में निकालते हैं। तो x की एक यूनिट कितने की है? 40 रुपए की। तो 7,07,000 इज द सेल्स वैल्यू डिवाइडेड बाय 40, सो दिस कम्स आउट टू बी 17675 यूनिट्स, और दिस कम्स आउट टू बी, इसकी 50 रुपए की एक यूनिट है तो 606 यूनिट्स। ये सॉल्यूशन वो है जो आपके मॉड्यूल्स में गिवन है। सर एग्जाम में आ गया तो क्या करें? देखिए वैसे तो आप एजम्पशन लिख के आए, ठीक है। एजम्पशन लिख के आए कि वी हैव assumed mix, sales mix given is of units या is in terms of units, ठीक है। और नीचे अगर आप ये assumption लिखाते हैं फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपके पास वक्त है तो फिर आप ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, ठीक है। बट इस सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे हिसाब से तो आप ये सॉल्यूशन भी करें तो भी आपको एजम्पशन दे के आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर टीचर कौन होगा क्या होगा कुछ नहीं पता। इसमें अगर आप ये वाला करते हैं तो एजम्पशन लेंगे कि वी हैव एज्यूम्ड सेल्स मिक्स in terms of
रुपीस या वैल्यू, सेल्स वैल्यू। समझ में आया? तो जो तरीका आप अपनाएं उसकी assumption जरूर देखें, फिर आप सेफर साइड रहेंगे, और मेरे हिसाब से आपको ये वाला करना चाहिए। ठीक है, चलिए एक नया क्वेश्चन हमारे सामने है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक्स लिमिटेड जो है वो एक एयरक्राफ्ट कंपनी है जो कि दो प्रोडक्ट बना रही है, पार्ट ए और पार्ट बी। द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एक्स लिमिटेड फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन ऑफ एनी वन स्पेयर पार्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। वो सिर्फ दोनों में से कोई एक पार्ट बना सकते हैं, या तो पार्ट ए या पार्ट बी। अब आपको ये बताना होगा कि उन्हें कौन सा पार्ट बनाना चाहिए। देखिए जरा, द फॉलोइंग आर द कॉस्ट एंड अदर इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टू डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स ए एंड बी। देखिए पार्ट ए और पार्ट बी का अलॉय यूसेज उसमें आपको गिवन है कि पार्ट ए में कितना अलॉय लगेगा 1.6 kg, पार्ट बी में भी कितना लगेगा 1.6 kg। अगर आप मशीन टाइम की बात करें, मशीन ए के कितने आवर्स लगेंगे 0.6 आवर्स, और इसमें लगेंगे 0.25 आवर्स। मशीन बी की अगर आप बात करें तो उसके पार्ट ए में लगेंगे 0.5 आवर्स और इसमें 0.55। टारगेट प्राइस दैट इज द सेल्स प्राइस जो है पार्ट ए का वो 145 में बिकता है, जबकि ये 115 में बिकता है। आपके पास लिमिटिंग फैक्टर्स इनको हम बोलते हैं कि जो टोटल आवर्स अवेलेबल हैं, मशीन ए के 4400 आवर्स और मशीन बी के 4400 आवर्स है। मशीन ए के 4000 आवर्स और मशीन बी के 4400 आवर्स, ये आपके पास लिमिटेड है, सिर्फ इतना ही है। सेम वे जो अलॉय है आपके पास 13000 kg है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से लिमिटेड है, आया ना। वेरिएबल ओवरहेड्स मशीन ए के इतने हैं, मशीन बी के इतने। आइडेंटिफाई द स्पेयर पार्ट विच विल ऑप्टिमाइज कंट्रीब्यूशन एट द ऑफर्ड प्राइस। तो आपको बताना है कि कंट्रीब्यूशन किससे ज़्यादा हो सकता है। देखिए रॉ मटेरियल यूसेज की अब बात करें तो 12.5 रुपये पर केजी का रॉ मटेरियल है, इसमें 1.6 kg लगना है, तो रॉ मटेरियल यूसेज 12.5 इंटू 1.6 20 रुपये का इसमें, और सेम वे इसमें भी कितने का लगेगा 20 रुपये का। वेरिएबल ओवरहेड्स की अगर आप बात करें तो यहाँ पर उसने आपको बताए थे वेरिएबल ओवरहेड्स पर मशीन आर देख रहे हैं आप, मशीन ए का है 80 रुपये, तो यहाँ पर इसके 0.6 आवर्स लगने हैं और यहाँ पर इसके 0.25 लगने हैं, तो 80 इंटू 0.6 और 80 इंटू 0.25 ये हो गया 48 और 20। ठीक है, अरे इससे बहुत खतरनाक आप ओवरहेड चैप्टर में कर चुके हो। अब देखिए यहाँ पर ये जो चल रहा है ना, सब चैप्टर्स का मिक्स है, ये वो चैप्टर्स आ चुके हैं आपके। मशीन बी का अगर आप देखें तो रेट था कितना 100, तो 100 इंटू 0.5 और 100 इंटू 0.55, ठीक है 50 और 55, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई 118 और यहाँ पे 95। सेल्स प्राइस आपका था 145 और 115, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 27 और 20। दिस इज द पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। अब इसके बेसिस पर डिसीजन नहीं लेना कि आप ए बनाओ या बी, आपको ये देखना है कि टोटल कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा। दिस इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दैट यू आर गेटिंग। समझ में आई बात? तो एक बार आप यहाँ तक पहले बेशक नोट करिए फास्ट। अब हमें देखना है कि हम किसकी कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। देखिए सिंस मशीन आवर्स एंड रॉ मटेरियल्स आर लिमिटेड, आया ना, वी नीड टू वेरीफाई मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स। हम कितनी मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे पार्ट ए अलॉय आपके पास लिमिटेड है, कितना लिमिटेड है, जस्ट 13,000 kg आपके पास। तो अगर आप देखें 13,000 kg है और पार्ट ए बनाने में 1.6 kg लगना है, तो आप इसकी कितनी यूनिट्स बना सकते हैं मैक्सिमम अलॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, 8125। सेम वे पार्ट बी में भी सेम रहेगा क्योंकि उसमें भी 1.6 kg ही लगना है। भाई समझ में आया? एक यूनिट बनाने में 1.6 kg रॉ मटेरियल लग रहा है, तो 13,000 kg से आप कितना बना सकते हैं। समझ में आया? तो उसके लिए आपने क्या किया, 13,000 को डिवाइड किया 1.6। क्लियर है? अब मशीन है कि आपके पास जो आवर्स थे वो लिमिटेड है, और वो लिमिटेड है कितने तक, 4000 आवर्स आपके पास है। तो देखिए पार्ट ए में कितने आवर्स लगने हैं, 0.6 और यहाँ 0.25, तो आप डिवाइड करिए 4000 आवर्स हैं, 0.6 आवर्स यहाँ लगने हैं, तो उस हिसाब से आप इसकी इतनी यूनिट्स बना सकते हैं। और 4000 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आप 0.25 करेंगे तो ये आपका 16,000 यूनिट्स आएगा। ठीक है,
अब मशीन बी कितने आवर्स है, 4400, ये सुनो, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ 0.55, तो 4400 डिवाइड बाई 0.5, 4400 डिवाइड बाई 0.55, तो उस हिसाब से आप इसकी इतनी इतनी यूनिट्स बना सकते हैं। अब जरा समझना, एनालिसिस अब आएगा। देखो, आपको तीनों ही चीजें चाहिए या कोई एक चीज चाहिए? सर चीजें तो तीनों चाहिए, तभी हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, हाँ या ना? अलॉय भी चाहिए, मशीन ए भी चाहिए और मशीन बी भी चाहिए, मानते हो मेरी बात? अब इसके एंगल से 8125 यूनिट्स बना सकते हो, इसके एंगल से 6666 और इसके 8800 यूनिट्स। तो ऑब्वियसली जो तीनों में से लोअर है आप वही बना पाओगे, क्योंकि अगर तीनों में से कोई एक चीज भी कम पड़ गई तो आपकी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। कंप्लीट यूनिट्स बनाने के लिए आपको अलॉय भी चाहिए बेटा, मशीन ए भी चाहिए, मशीन बी भी चाहिए। तो बेटा अगर तीनों चीज़ें हमें चाहिए, हाँ या ना, तो हम जो सबसे मिनिमम है वो सिलेक्ट करेंगे, इस ये 6666 यूनिट्स, क्योंकि इतना अगर हम यूज़ करेंगे तो मशीन ए के आर्स भी अवेलेबल है। ठीक है, मशीन बी की 8800 यूनिट्स बना सकते हैं, बट हमारे पे उस समय मशीनें अवेलेबल नहीं होगा, तो बेटर है कि हम 6666 यूनिट्स बनाएं। सेम वे अगर आप पार्ट बी में देखें तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से 8125, इसके पॉइंट ऑफ से 16000 और यहाँ 8000, बट हम कितनी बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ 8000 यूनिट्स, जो भी तीनों में मिनिमम है। क्यों? मैंने सबसे पहले लिख दिया था क्योंकि मशीन आवर्स और रॉ मटेरियल जो है वो लिमिटेड है, एंड वी नीड टू वेरीफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स। समझ में आई बात? सबसे सिंपल तरीका। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपने यहाँ निकाल ही लिया था 2720, इसको आपस में इंटू कर दीजिए, सो दिस विल गिव यू द टोटल कंट्रीब्यूशन। तो आप देखिए ये जो टोटल कंट्रीब्यूशन है, इट इज़ हाई इन केस ऑफ प्रोडक्ट ए, सो वी शुड प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए टू मैक्सिमाइज आवर कंट्रीब्यूशन। जो उसने पूछा था, आइडेंटिफाई द स्पेयर विच विल ऑप्टिमाइज कंट्रीब्यूशन एट द ऑफर्ड प्राइस। समझ में आया? फटाफट पहले आप यहाँ तक सारा का सारा नोट डाउन करिए फास्ट। अब अगर नेक्स्ट पार्ट पे आए, देखिए क्या कहता है, वाई लिमिटेड रिड्यूसेस द टारगेट प्राइस बाय 10%। टारगेट प्राइस वो 10% कम कर देते हैं, ऑफर 60 पर आवर ऑफ अनयूटिलाइज्ड मशीन आवर। जितना उनका मशीन आवर यूटिलाइज नहीं होता उसके लिए उन्हें 60 रुपीज पर आवर ऑफर किए जाते हैं। व्हाट विल बी द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्पेयर पार्ट? बहुत ही सिंपल चीज़ है, देखिए कौन सा प्रोडक्ट बनाना है आपको? प्रोडक्ट ए, हाँ या ना? तो अगर पार्ट ए आपको बनाना है, आप 10% प्राइस कम कर देते हो, 145 है, 10% 145 का कम कर दिया, तो रिवाइज सेल्स प्राइस कितना हो गया? 130 रुपये 50 पैसे। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी इसकी? 118, वो तो सेम ही रहेगी, हाँ या ना? तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? 12.5। अब आप पार्ट ए बना कितना रहे हो? 6666 यूनिट्स, यस और नो? तो देखिए, ऑन प्रोड्यूसिंग 6606 यूनिट्स ऑफ पार्ट ए, जो मशीन ए है ये तो पूरी की पूरी यूटिलाइज हो जाएगी। मशीन आवर्स ऑफ मशीन ए विल गेट कंप्लीटली यूटिलाइज्ड। देखिए एकदम ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में, एक एक चीज कि पेपर अपने आप ही बोल रहा है कि देख भाई मैंने ये किया है, कोई इसमें फॉर्मेट तो होता नहीं है, जो आपके मन में है वैसे करिए। बस प्रेजेंटेशन का मतलब कॉस्टिंग के अंदर होता है कि एक एक चीज आपकी समझ में है, दैट्स इट। और देखिए मैं कोई प्रेजेंटेशन कोई कैसे करता हूँ, एकदम सिंपल वे के अंदर, जैसे एक नॉर्मल वर्किंग नोट्स बनाए जाते हैं, दैट्स इट। बट मशीन आवर्स जो हैं बी के वो पूरे यूटिलाइज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मशीन बी के 4400 आवर्स हैं, बट मशीन आवर्स ऑफ मशीन बी 6606 यूनिट्स बनाते हैं, और एक यूनिट बनाने में कितना लगता है? 0.5 आवर्स। तो कितने आवर्स लगेंगे? 3333 आवर्स विल यूटिलाइज, हाँ या ना? श्योर। तो उस केस में आपके जो टोटल एवर्ट्स मैंने यहाँ पर कर दिए हैं 4400, तो ये बैलेंस आवर्स आपके बच जाएंगे 1067। तो आप देखिए टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? इतना तो आपको यूनिट से मिल रहा है 12.5 के हिसाब से, दिस इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हाँ या ना? और जो आपके अनस्पेयर्ड आवर्स रहेगा 1067, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 60, अगर हम इसको सॉल्व करें 1067 into 60, this comes out to be 64020। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना आ जाता है? देखिए 83325 प्लस 64020, दिस कम्स आउट टू बी 147,345।
समझ में आई बात? श्योर। तो बहुत ही एक सिंपल बढ़िया क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 8 से 12 नंबर में कहीं पे भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को एग्जाम टाइम पे जरूर देखिएगा, ठीक है। फटाफट सारा नोट डाउन कर लीजिए फास्ट, ये थोड़ी करेक्शन है, इसे भी कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ आरजे लिमिटेड वर्क्स आउट टू बी 12.5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसका 12.5% प्रॉफिट है। बाकी डिटेल्स गिवन है, सेल्स, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, तो इससे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और प्रॉफिट पता है, फिर कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस हमारा फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। द न्यू सेल्स मैनेजर हु जॉइंड द कंपनी रिसेंटली एस्टिमेट्स दैट फॉर अ नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट जो है वो 23% होंगे कैपिटल एम्प्लॉयड के, प्रोवाइडेड द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड साइमल्टेनियसली देयर इज अ इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस बाय 4% एंड एन ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन इन ऑल द एलिमेंट्स बाय 2%, और सारी कॉस्ट 2% कम हो जाए। तो फाइंड आउट द कंप्यूटिंग इन डिटेल द कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट ईयर वेदर द प्रपोजल ऑफ सेल्स मैनेजर कैन बी अडॉप्टेड। तो देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं है, ये सारी डिटेल आपके पास है। पहले आप सिंपली पुट करो, सेल्स, डायरेक्ट मटेरियल, ये वेरिएबल ओवरहेड्स, कंट्रीब्यूशन आ गया। प्रॉफिट उसने आपको बताए हुए हैं 4 लाख का 12.5%, दिस कम्स आउट टू बी 50, यस और नो। तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाती है एक तरह से 60,000, जो यहाँ निकाल के दिखा भी रखी है। नहीं तो आप इसे बैलेंसिंग फिगर करके ऐसे लिख दीजिए। अब अगले साल वो कह रहे हैं सारी चीज़ें सब वो आपको बता रहा है, क्यों घबरा रहे हो? सबसे पहले वो कह रहा है सेल्स वॉल्यूम 10% बढ़ जाए और सेलिंग प्राइस जो है वो 4% आपका बढ़ जाए। समझ में आई बात? तो देखिए, अगर मैं भी ये मानता हूं कि सिर्फ जो वॉल्यूम है, अभी सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूं कि ये 10% बढ़ गया, ठीक है, और कुछ भी नहीं, तो 5 लाख वाली सेल 10% अगर वॉल्यूम बढ़ गया सिर्फ तो 5.5 हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगी 10%, सारी की सारी। भाई सेल्स वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो उससे आपका सेल्स भी बढ़ती हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है। लेकिन अगर आपका सेल्स प्राइस बढ़ता है तो उससे आपकी सेल्स वैल्यू तो बढ़ती है बट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपकी सेम रहती है। तो अभी सेल्स वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी बढ़ गया सेम वे, ये भी 10% बढ़ गया, ये भी 10%। फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम 60,000, तो प्रॉफिट आ गए कितने? 61। फैक्टर 1 हमने पूरा कर लिया। फैक्टर 1 क्या था कि वॉल्यूम 10% बढ़ जाए, ये दिस इज फैक्टर 1। अब फैक्टर 2 क्या है कि सेलिंग प्राइस बढ़ जाए 4% और ओवरऑल कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाए बाय 2%, ठीक है। तो अब देखिए, अगर 4% सेल्स प्राइस बढ़ता है तो सेल्स आपकी बढ़ गई 550 से, अब कितनी हो जाएंगी? 572,000, यस और नो। पहले वॉल्यूम बढ़ाया और अब क्योंकि 4% सेल्स प्राइस बढ़ गया है तो नाउ इट विल बी 5,72,000। 550 में आप 4% ऐड करें। कुछ बच्चे हो सकता है कि ये सोच रहे हो कि 5 लाख का 4% ऐड करना चाहिए, वो गलत है। देखो, आप सिंपल सी एक चीज समझो कि आप पहले 10,000 यूनिट्स अगर बेच रहे थे और अब आप बेच रहे हो 11,000 यूनिट्स, और आप पहले सपोज 10 रुपये चार्ज कर रहे थे और अब आप चार्ज कर रहे हो 10 रुपये 40 पैसे, तो ये 10 रुपये 40 पैसे आप पूरे 11,000 यूनिट्स पे चार्ज कर रहे हो ना। तो इसलिए 5,50,000 का 4% इंक्रीज करेंगे। और उसने बोला है कि बाकी सारी कॉस्ट 2% कम हो जाएंगी, तो ये 2% आप माइनस कर दीजिए। क्योंकि देखिए इस बार सेल्स प्राइस बढ़ रहा है तो सेल्स वैल्यू तो बढ़ गई, वेरिएबल कॉस्ट सेम रहनी चाहिए, बट क्योंकि क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है कि उसे 2% कम करना है, तो देखिए मैं सारी कॉस्ट जो है अपनी 2% कम कर रहा हूँ। इसीलिए 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके आपको दिया गया ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। और ये भी आपकी 2% सारी कॉस्ट बोला है उसने, तो ये भी 2% कम होगी। तो आपके रिवाइज्ड प्रॉफिट आ गए कितने? 92780। अब आप देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड से एक बार रिटर्न निकालिए, 92780 डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो आप देखेंगे कि रिटर्न जो है वो आ रहा है 23.19%, जबकि उसने आपको बोला था कि 23% आना चाहिए। एक्चुअल रिटर्न उससे ज़्यादा है, कम नहीं है, तो इसलिए प्रपोजल जो है वो एडॉप्ट किया जा सकता है। समझ में आई बात? तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन थी उसके बेसिस पर
हमने नॉर्मल चीज़ें अपनी कर दी। समझ में आई बात? अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट करिए इसको फास्ट। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। एग्जैक्टली सर होता क्या है ये एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग? देखिए बेटा, इसके अंदर हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है। एक इनकम स्टेटमेंट हमें बनानी है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से और एक इनकम स्टेटमेंट हमें बनानी है मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से। सर ये इनकम स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड होगी, बजटेड होगी या एक्चुअल होगी? तो ये इनकम स्टेटमेंट आपकी एक्चुअल होगी, कोई बजटेड इनकम स्टेटमेंट नहीं होगी। कोई ये नहीं है कि आज आप अगले 3 महीने के बारे में कुछ सोच रहे हो और वो स्टेटमेंट तैयार कर रहे हो। ये जो स्टेटमेंट होगी ये बेसिकली एक्चुअल रिजल्ट्स के ऊपर होगी। एक्चुअल रिजल्ट्स आपको गिवन होंगे कि पर कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का पिछले 6 महीने का या 3 महीने का या 1 साल का आपको सारा डिटेल्स गिवन होगा और उसके बेसिस पे आपको स्टेटमेंट तैयार करनी है। सर दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा? हमें ये तो समझ में आ गया कि चलो एक इनकम स्टेटमेंट बनानी है एंड इट्स वेरी सिंपल। सेल्स है, उसमें से सारी कॉस्ट है वो माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाता है। इनकम स्टेटमेंट तो यही होती है। तो देन व्हाट्स अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग? द फंडामेंटल डिफरेंस इज, जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो जो हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं उसको हम रिकवर करेंगे यूनिट्स के बेसिस पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ओवरहेड्स के अंदर पढ़ा है कि सपोज ऑर्गेनाइजेशन के फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग हेड्स आते हैं 10 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख रुपए उसके एक्सपेक्टेड बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सपेक्ट करती है कि वो यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी 1 लाख, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक रिकवरी रेट निकालते हैं। रिकवरी रेट कैसे निकलता है? 10 लाख बटा 10, 1 लाख यूनिट्स, तो पर यूनिट आ जाता है 10 रुपये, ₹10 पर यूनिट। दिस इज द रिकवरी रेट। हाँ या ना? शो। अब बड़े ध्यान से समझना। उसके बाद क्या होता है कि सपोज ऑर्गेनाइजेशन ने 80,000 यूनिट्स जो है वो एक्चुअल प्रोडक्शन किया। जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ वो 10,000 यूनिट्स का, 80,000 यूनिट्स का हुआ। तो उस केस के अंदर रिकवरी कितनी हो जाती है? 80,000, 10 रुपये यूनिट के हिसाब से हमारा कितना हो गया? 8 लाख रुपए। हाँ या ना? शो। अब सपोज हमारे जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं वो भी हमारे 10 लाख की है, ठीक है। तो हमने रिकवरी कितनी करी? 8 लाख। तो हम कहीं ना कहीं कम रिकवरी कर पाए, अंडर रिकवरी हुई हमारी कितनी की? 2 लाख रुपए की, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स जो होते हैं वो एक प्री डिसाइडेड रेट की हेल्प से ऑन यूनिट्स प्रोड्यूस जो है वो हम रिकवर करते हैं। सर ये तो हम करते ही आ रहे हैं, तो इसमें नया क्या है? जी हाँ, जो आप करते आ रहे हैं अभी तक वही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। नया आपको इस मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सीखना है। सबसे पहले पढ़ लीजिए, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर रिकवर्ड यूजिंग प्री डिटरमाइंड रेट एज इट इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। में जो हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं वो हम पर यूनिट बेसिस पे रिकवर नहीं करते, रादर देन उसको एक पीरियड कॉस्ट माना जाता है, उसे टाइम पीरियड की कॉस्ट माना जाता है। सर आप क्या बोल रहे हो एग्जैक्टली, थोड़ा डिटेल में समझाओ, बड़े ध्यान से समझना। देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर क्या होगा, सपोज मेरे फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं 10 लाख रुपए 1 साल के, ठीक है, और मेरी वेरिएबल कॉस्ट आती है यूनिट बनाने की 8 रुपये, ठीक है, और मेरी कमोडिटी का जो सेल्स प्राइस है वो है 10 रुपये पर यूनिट। अब सपोज अगर 10 रुपये सेल्स प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपये तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 2 रुपये पर यूनिट। आया ना? अब सपोज हमने साल भर के अंदर 5 लाख यूनिट्स, या चलो मैं ज़्यादा चाहता हूँ 7 लाख यूनिट्स सेल करी, तो 2 रुपये के हिसाब से हमने कितने कमाए? 14 लाख। हाँ या ना? और जो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी पूरे साल की वो कितनी है बेटा? 10 लाख रुपए। हाँ या ना? तो हम कहेंगे कि 4 लाख रुपए हमारे क्या आ गए? प्रॉफिट्स। देखो इसमें हमने क्या किया, कोई रिकवरी रेट नहीं निकालते मार्जिनल कॉस्टिंग में। अभी तक आपने पूरा चैप्टर किया, हमने कहीं पे भी कोई रिकवरी रेट निकाला? नहीं निकाला। हम देखते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स का जो डिफरेंस है दैट इज कंट्रीब्यूशन, दैट शुड बी
सफिशिएंट इनफ टू कवर अप द फिक्स्ड कॉस्ट। हम वहाँ पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो हम पढ़ते हुए आ रहे थे, उसके जो अभी तक हमने पढ़ा मटेरियल लेबर ओवरहेड के अंदर सब कुछ, वहाँ हमने देखा कि फिक्स्ड ओवरहेड जो हम उसकी एक रिकवरी करते हैं यूजिंग प्री डिटरमिन्ड रेट। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के केस में ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसे एक टाइम पीरियड की कॉस्ट माना जाता है, उसे पर यूनिट बेसिस पे प्रोपोर्शनेट नहीं किया जाता। जो भी पूरे साल का कंट्रीब्यूशन है और पूरा का पूरा उस कंट्रीब्यूशन में से जो भी पूरे साल के फिक्स्ड कॉस्ट है एज इट इज माइनस कर दी जाती है। पर यूनिट बेसिस पे रिकवर करना और फिर उसे प्रोडक्ट कॉस्टिंग का पार्ट बनाना कि हमारी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या आएगी, ये सब इसमें नहीं होता। मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकाल रहे हो, पर यूनिट कॉस्ट आप निकाल रहे हो, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जब आप निकाल रहे हो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर, तो उसके अंदर आप वेरिएबल कॉस्ट भी ले रहे हो और फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है, फिक्स्ड बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो हैं, वो भी आप उसके अंदर लेते हो यूजिंग प्री डिटरमिन्ड रेट। ठीक है, जो प्री डिटरमिन्ड रेट होता है उसके हेल्प से। समझ में आई बात? श्योर। लेकिन जो आपका मार्जिनल कॉस्टिंग होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ली जाती है। प्रोडक्ट कॉस्टिंग के अंदर कोई भी फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का प्री रिकवरी रेट लेके उसके अंदर ऐड ऑन नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर जो फिक्स्ड ओवरहेड है बेसिकली उसको क्या माना जाता है? पीरियड कॉस्ट। देखिए, फिक्स्ड ओवरहेड्स are considered as period cost, therefore not absorbed on the basis of unit basis, इसलिए उसे पर यूनिट बेसिस पर एब्जॉर्ब नहीं करते। नोट क्या करना है, आप ये वाला पार्ट नोट करिए, ये वाला पार्ट नोट करेंगे और यहाँ पर फिर साइड में लिख लेंगे कि पर यूनिट, ठीक है, जो पर यूनिट आपका एरो है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, उसमें वेरिएबल कॉस्ट होती है प्लस फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होता है जो कि निकलता है प्री डिटरमिन रेट से। ठीक है, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती है। बेटर क्लैरिटी के लिए अभी हम एक प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा आपको क्लियर होगा। पहले आप फटाफट यहाँ तक नोट करिए। चलिए, अब ये एक इनकम स्टेटमेंट है, इससे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, डायरेक्ट मटेरियल हमने लिया, पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए, डायरेक्ट मटेरियल हमने लिया, डायरेक्ट वेजेस, फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, चाहे वो वेरिएबल लगे चाहे फिक्स्ड। अब ये फिक्स्ड जो ओवरहेड्स लगे ये आपने लिए हैं यूजिंग प्री डिटरमिन्ड रिकवरी रेट। बड़े आराम से और पेशेंस के साथ देखो इस वीडियो को, टाइम लगता है, थोड़ा सा टॉपिक है टेक्निकल। टेक्निकल किस सेंस के अंदर है कि दो चीज़ें एक साथ बनानी है, इसलिए दिमाग थोड़ा इधर उधर हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन भी तो फिर 10-12 नंबर का आता है इसके ऊपर, प्री डिटरमिन्ड रिकवरी रेट से। ठीक है, और कैसे निकालते हो उसको आप? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन। ठीक है बेटा, इसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है, जिसमें आप ऐड करते हैं जो भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, इसकी वैल्यू हमेशा आपको गिवन होती है। ठीक है, फिर आप उसमें से माइनस करते हैं क्या? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। अब सर ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कैसे निकलेगा? तो देखो, जितनी भी आपने यूनिट्स प्रोड्यूस्ड करी हैं उसमें से सबसे पहले आप माइनस कर देंगे बेटा यूनिट्स जितनी भी आपने सोल्ड करी, उसको आप क्या कर देंगे? उसमें से माइनस कर देंगे। तो ये जो है आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक और ये आया यूनिट्स की टर्म में। ठीक है, अब उसकी आपको यहाँ तो वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू कैसे निकलेगी कि जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई थी, ठीक है, ये आपने यहाँ देखी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपकी आई थी, इसको आप डिवाइड कर देंगे जितनी आपकी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं उससे, जितनी भी आपने यूनिट्स प्रोड्यूस करी हैं, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी आपकी क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स बची हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ आपकी 10 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई। ठीक है, और आपने जो है सपोज यूनिट्स प्रोड्यूस करी थी 1000 और जिसमें से 800 आपने बेच दी, तो क्लोजिंग स्टॉक बचा कितना बेटा? 200। तो यहाँ पर 10 लाख
which was the cost of 1000 units. So what will be the cost of 200 units? So this will come down to be 2 lakh. तो ये जो है आपको इस तरीके से निकालना है. तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सब कॉस्ट शीट की तरह है यहाँ पे. अब देखिए प्लस अंडर रिकवरी माइनस ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, ये क्या है सर? कुछ भी नया नहीं है, बड़े ध्यान से सुनना, आपको ऑलरेडी चीज़ें आती हैं, जस्ट मैं रिकनसाइल करवा रहा हूँ क्योंकि शायद ये चैप्टर हमने बहुत पहले पढ़ लिया है. आप एक काम करिए, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए और ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये आपकी हेल्प करेगा आगे. ठीक है, जितना भी मैंने साइड में लिखा है वो उसके साथ साथ नोट करिएगा. ये सारा आपको नोट डाउन करना है जितना भी मैंने यहाँ पे लिखा है. पहले आप जो है यहाँ तक अपनी स्टेटमेंट बना लीजिए, फिर ये जो नीचे वाला पार्ट है उसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ. पहले यहाँ तक नोट करिए फास्ट, बड़े ध्यान से देखिएगा. अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी वाला पार्ट. सपोज बजटेड प्रोडक्शन था, एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, 10,000, बजटेड ओवरहेड्स थे 50,000. तो हमारा बेटा रिकवरी रेट क्या होना था सर? रिकवरी रेट होना था 50,000 डिवाइडेड बाय 10,000 कम्स आउट टू ₹5 पर यूनिट. यस और नो? अब जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ वो 8,000 यूनिट्स का हुआ. कितने यूनिट्स का? 8,000. तो अगर 8,000 यूनिट्स का आपका एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ तो एक तरह से आप 5 रुपए के हिसाब से कितनी रिकवरी कर पाए? 40,000 रुपये. दिस इज द केस 1. जो आपकी रिकवरी हुई वो हुई कितनी की? 40,000. ठीक है, जबकि आपके अगर आप देखो तो एक्चुअल ओवरहेड, एक्चुअल जो आए वो कितने आए बेटा? 54,000. मतलब कहीं ना कहीं आप जो है वो अभी अंडर रिकवरी कर पाए, कम रिकवरी हुई. और कितनी कम रिकवरी हुई हमारी? 14,000 रुपीज़ की. 14,000 रुपीज़ की जो कॉस्ट हमारी लगी तो सही, बट अभी वो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बन पाई है क्योंकि यहाँ पर जो हमने अभी रिकवरी करी है वो हमने करी होगी 8,000 मल्टीप्लाई बाय 5. दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच? दिस कम्स आउट टू बी बेटा 40,000. जबकि मेरी कॉस्ट लगी कितनी है सर? मेरी कॉस्ट तो लगी है 54,000. सो 14,000 आई एम नॉट एबल टू रिकवर. समझ में आ रहा है बेटा? पक्का? श्योर? तो वो 14,000 की जो रिकवरी है जो हम नहीं कर पाए बट हमारी कॉस्ट हुई है, तो अंडर रिकवरी. इसीलिए मैंने देखो क्या लिखा है यहाँ पर प्लस, कि जो भी आपकी अंडर रिकवरी, एंड अंडर रिकवरी कब होगी? अंडर रिकवरी होगी जब आपके एक्चुअल ओवरहेड ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू व्हाट? एज कंपेयर टू रिकवरी. समझ में आई बात? एंड इन वाइस वर्सा केस दैट विल बी कॉल्ड एज ओवर रिकवरी. मतलब हमने ज़्यादा रिकवर कर लिया, हमारी अभी उतनी कॉस्टिंग नहीं लगी है, तो हम उसको क्या कर देंगे? माइनस. जैसे केस 2 है, 12,000 है, तो 12,000 आप पहले इसे नोट करिए फटाफट, फिर मैं केस 2 करता हूँ. कर लिया नोट? अच्छा, गुड. चलो मैं केस 2 करूँ. केस 2 12,000 यूनिट्स, तो रिकवरी कितनी हो गई बेटा? 60,000. तो ओवर रिकवरी हो गई कितनी? 6,000. रिकवरी ज़्यादा है. यहाँ आपने कितना किया? 12,000 इंटू 5, 60,000. ठीक है, ओवर रिकवरी कितने की? 6,000 की. अपने कॉस्टिंग का पार्ट ज़्यादा बना लिया है 60, जबकि होना कितना चाहिए था? 54. तो इसलिए उसे हम माइनस करेंगे. समझ में आ गया? श्योर? फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड है, उसे ऐड कर देंगे. दिस विल बी द टोटल कॉस्ट. फिर सेल्स, और ये आ गए आपके प्रॉफिट. समझ में आई बात? तो मेन जो पार्ट था 1, 2 और ये 3, यही 3 पार्ट हैं जो स्टेटमेंट में आपको मेन समझने हैं. बाकी तो आपके लिए कुछ भी नया नहीं. ये भी आपने समवॉट किया ही हुआ है, ये भी किया हुआ है. मेन तो अंडर ओवर रिकवरी है जो मैंने आपको बता दी. और यहाँ अंडर ओवर रिकवरी इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक्चुअल स्टेटमेंट है, दिस इज नॉट अ बजटेड स्टेटमेंट. समझ में आई बात? श्योर? चलिए फटाफट एक बार सारा नोट डाउन करिए फास्ट. यहाँ तक आगे बढ़े. मार्जिनल कॉस्टिंग देखिए बहुत सिंपल है. सेल्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. फिक्स नहीं लेने, सिर्फ वेरिएबल. क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट को पर यूनिट बेसिस पे रिकवर नहीं किया जाता, उसको हम एक पीरियड कॉस्ट मानते हैं, टाइम पीरियड की कॉस्ट मानते हैं. कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड माइनस क्लोजिंग स्टॉक.
अब देखिए ये आई यहाँ पर पहली बात वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, और यहाँ जो क्लोजिंग स्टॉक अब आपका निकलेगा वो कैसे निकलेगा बताओ। जो भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट आई है ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड की, उसमें उसको आप डिवाइड करेंगे यूनिट्स आपने जितनी प्रोड्यूस करी मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए इसके अंदर क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है तो इसके जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा उसमें भी होगी क्या, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होगी। यही बात मैंने आपको यहाँ समझाई थी कि देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब आपने लिया तो वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स्ड ओवरहेड भी है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो जब मैन्युफैक्चरिंग लिया हमने वेरिएबल फिक्स, तो जो क्लोजिंग स्टॉक लेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें दोनों होगा। बट क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ आप लेते ही यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट हो, तो इसका जो क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा उसमें सिर्फ क्या फैक्टर होगा, वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आया? यही बात मैं आपको उस समय समझाना चाह रहा था। तो ये कॉस्ट, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर जो भी वेरिएबल एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है वो ऐड कर देंगे, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये आ गया आपका कंट्रीब्यूशन। फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, चाहे वो किसी भी तरीके की है, वेरिएबल है, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग है, एडमिन है, सेलिंग है, हर तरह की फिक्स कॉस्ट जो है वो इसके अंदर आ जाएगी। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, चाहे वो सेलिंग से रिलेटेड है, चाहे वो आपकी एडमिन से रिलेटेड है, वो सब इसमें आएगी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। समझ में आई बात? श्योर। तो एक बार आप ये सारा पूरा अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। 60% क्लैरिटी भी है, वैसे तो मुझे उम्मीद है 100 ही हुई होगी, बट फिर भी अगर आपको सिर्फ 60% क्लैरिटी भी है तो इट्स मोर देन सफिशिएंट। वाई सो, क्वेश्चन करते ही 100% हो जाएगी। अभी सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, वैसे तो जितना मैंने समझाया इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आराम से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, दिक्कत है तो थोड़ा सा जहाँ दिक्कत है वो एक बार दोबारा देख सकते हैं। चलिए आइए बच्चों, क्वेश्चन करते हैं। मेगा कंपनी है जस्ट कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है मतलब किसी भी तरीके का कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। ठीक है। The unit cost on a normal costing basis, direct material, direct labor, variable overhead, fixed overhead, ये जो है आपको रिकवरी रेट गिवन है। ठीक है बेटा। इसके बाद सेलिंग एंड एडमिन में आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है। फिर यूनिट्स प्रोड्यूस 24,000, सोल्ड 21,500, तो जो क्लोजिंग स्टॉक होगा दैट विल बी 24,000 माइनस 21,500 कम्स आउट टू बी हाउ मच, 2,500। बड़े ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। इसको मैंने ऐसे प्रेजेंट किया है कि अगर आपने इस तरीके इस क्वेश्चन को कर लिया ना, फिर आप कभी एब्जॉर्प्शन मार्जिनल का क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। यूनिट सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड 72,000, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड जो थे वो 48,000 लेस हैं देन दी बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। एक्चुअल ओवरहेड कम है बजटेड से। ठीक है, मतलब आपने जो है वो ओवर रिकवरी कर ली। ठीक है, जो कि माइनस होती है। भाई एक्चुअल कम है ना, अभी पीछे बताया था, देखो एक बार। बजटेड वेरिएबल ओवरहेड वाज 20,000 लेस देन द एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। अब देखो वेरिएबल ओवरहेड के लिए उसने बात लिखी है, किसके लिए लिखी है, वेरिएबल। फिक्स के लिए तो समझ में आती है। अब इसने देखो देखो बजटेड जो ओवरहेड है वो was 20,000 लेस, मतलब एक्चुअल ओवरहेड ज़्यादा है आपके, यही बोलना चाह रहे हैं ना। देखो वेरिएबल के केस में अंडर ओवर रिकवरी सीधे एडजस्ट कर दी जाती है। अब कैसे की जाती है अभी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक्सपेक्टेड लेवल ये सब गिवन है। एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से आपको स्टेटमेंट्स बनानी है, ध्यान से देखिए। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, या आप इसको सीधे इनकम स्टेटमेंट लिखिए, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब देखिए रिलैक्स होके बस सुनो आप मेरी बात। अभी कितनी यूनिट्स हमने प्रोड्यूस की हैं, 24,000 आया ना। 24,000 यूनिट्स जो है वो हमने प्रोड्यूस करी हैं। किस रेट से पड़ी हैं, 16 के हिसाब से। ठीक है, तो 24,000 इंटू 16 कितना आ गया, 384। फिर डायरेक्ट वेजेस सेम वे कितना है यहाँ पे, 54, तो पर यूनिट है तो 54 इंटू 24,000 यूनिट्स आ जाएगा। सेम वे बेटा वेरिएबल ओवरहेड्स अगर आप देखें तो इट्स 12, तो दिस कम्स आउट टू बी 12 इंटू 24,000 यूनिट्स। अब उसने आपको बोला था बजटेड ओवरहेड कम आए, एक्चुअल ज़्यादा है। आपने जो है 12 रुपये यूनिट और 24,000 पे रिकवर किए वेरिएबल ओवरहेड्स इस तरीके से, लेकिन वो कह रहा है 20,000 रुपये ज़्यादा है। तो जो जितने भी ज़्यादा है आप उसे सीधे यहीं पर ऐड ऑन कर देंगे 20,000 रुपीज़। समझ में आई बात? शो
नीचे, क्योंकि जो नीचे अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी है वो सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स के, वेरिएबल ओवरहेड्स में अगर आता है, ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है और किसी क्वेश्चन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं आपको करवा भी रहा हूँ, सीधे आप यहीं पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड्स आप देखिए कितना है, 18 रुपये यूनिट है ऑन 24,000 यूनिट्स, सो दिस कम्स आउट टू बी 4,32,000। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, ओपनिंग स्टॉक होगा नहीं, क्लोजिंग स्टॉक के लिए 2420 वॉज द कॉस्ट ऑफ 24,000 यूनिट्स। तो जो 2500 यूनिट्स आपकी क्लोजिंग स्टॉक में बची उसका क्या होगा, 252083। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, 18 रुपये आपने 24,000 यूनिट्स पे रिकवर किए, बट उसने नीचे आपको क्या बोला, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स वाज 48,000 लेस देन द बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। उसने बात आपको बोली कि एक्चुअल ओवरहेड कम आए, बजटेड ज़्यादा है, इसका मतलब आपने रिकवरी जो है वो ज़्यादा कर ली, इसका मतलब आपने क्या कर ली है, ओवर रिकवरी। तो हम उसे माइनस कर देंगे, तो माइनस ओवर रिकवरी, ये मैंने आपको समझा दिया था पहले कि ओवर रिकवरी माइनस क्यों होती है, बट ये सिर्फ फिक्स्ड की है। वेरिएबल में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि अंडर ओवर आ जाए, बट आ जाए तो आप सीधे वहीं एडजस्ट करेंगे, सिर्फ इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ये आ गया आपका। फिर सेलिंग एंड एडमिन में वेरिएबल कितने हैं, 20 रुपये पर यूनिट, तो ऑब्वियसली तो जितना सेल हुआ है उस पर लगेगा, तो 21,500 यूनिट्स की सेल हुई है, तो 21,500 इंटू 20 430। फिक्स्ड का अमाउंट आपको गिवन ही है, वो एज इट इज ले लेंगे 7,60,000। इसमें अंडर ओवर रिकवरी नहीं होती सेलिंग में, वो मैन्युफैक्चरिंग में ही होती है। टोटल कॉस्ट 330,9917। अब सेल्स हुई हैं आपकी 21,500 यूनिट्स 168 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो ये आ गया 3612,000, तो आपके आ गए प्रॉफिट। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, मेन पॉइंट ये है, और इसमें खामखा इन्होंने घुसा दिया, तो मैंने भी आपको बता दिया कि कुछ नहीं करना वेरिएबल में, तो सीधे ही आपको जो एक्चुअल कॉस्ट है वो यहाँ पर ले लेनी। समझ में, पहले आप इसे नोट डाउन करो, फिर हम आते हैं एब्जॉर्प्शन पे, सॉरी मार्जिनल पे। चलिए मार्जिनल कॉस्टिंग। अब देखिए, डायरेक्ट मटेरियल वही रहेगा, डायरेक्ट वेजेस वही रहेगा, वेरिएबल ओवरहेड्स वही रहेंगे, जो यहाँ पर आपने अमाउंट्स लिए थे वो एज इट इज़ यहाँ पर मैंने कॉपी कर दी, ठीक है। अब जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी वो क्या थी, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट थी वेरिएबल 20 रुपीज़ पर यूनिट, जो यहाँ आपने 430 ली थी, तो ये 430 आपने ले लिया, वेरिएबल कॉस्ट आ गई सारी की सारी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2418,000, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट पे निकलेगा दिस टाइम, तो 2418,000 डिवाइडेड बाय कितना यूनिट्स, 24,000 यूनिट्स इंटू 2500, सो दिस कम्स आउट टू बी 251875। तो ये आ गया वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सेल्स हमारा कितना था वो हमने यहाँ निकाल ही लिया, 3612,000, तो ये आ गया सेल्स आपका, ठीक है। तो इससे आ गया कंट्रीब्यूशन, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब आपको फिक्स्ड कॉस्ट देखनी है, तो 7,60,000 की तो आपको गिवन ही थी, यस और नो। और अगर आप देखें तो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड ओवरहेड था, मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड ओवरहेड जो था, आपने यहाँ पर देखो 18 रुपये के हिसाब से 24,000 यूनिट्स पे अपनी रिकवरी करी थी 4,32,000 रुपये की, लेकिन उसने बताया कि 48,000 की ओवर रिकवरी हो गई, तो एक्चुअल जो अमाउंट आया दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 384। तो वो सीधे आपने यहाँ पर माइनस कर दिया 114। इसमें कोई ओवर रिकवरी अंडर रिकवरी नहीं होता, क्योंकि ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसको हम पीरियड कॉस्ट मानते हैं, और इस वजह से हम सीधे उसे एक्चुअल बेसिस पर लेते हैं, कोई इसमें अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी नहीं होती। समझ में आई बात, शो ये समझ में आया कैसे निकाला। 18 रुपये पर यूनिट, 24,000 यूनिट्स पे रिकवर किया, 432 की ये हमारी रिकवरी हुई थी, लेकिन क्योंकि उसने बोला था एक्चुअल 48,000 कम आए हैं, तो वो हमने माइनस कर दिया, तो ये कितना आ गया, 384। क्लियर। वेट, यही गलती एग्जाम में हर बच्चा करके आता है गलती। क्या गलती सर, देखो अब ये जो यहां पर गलती हुई, ये ब्लंडर एरर जिसको हम बोल सकते हैं, मैंने बड़ी मेहनत लगी मेरी, ये देखो असली इनकम स्टेटमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग की वो ये थी। क्या कह रहे हो सर, जी हाँ, जरा समझना, आप जरा 2 मिनट ध्यान से। आप डायरेक्ट मटेरियल लो, डायरेक्ट वेजेस लो, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स लो, आपकी टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आई 1988,
बच्चे क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट उनके दिमाग में इतना बैठ जाता है, जाके इतना बैठ जाता है कि वो यहाँ पर ले लेते हैं वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स। ये सबसे बड़ी गलती जो बच्चे एग्जाम में करके आते हैं। आप देखो, मेरे को ज़रूरत नहीं थी 2 जगह स्टेटमेंट बनाने की, बट बच्चे क्या गलती करके आते हैं जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत होता है, वो बार बार कंफ्यूज होते हैं, वो ये पॉइंट है। ये वेरिएबल एंड सेलिंग एडमिन ओवरहेड इसमें नहीं लेने। आप देखो, मैंने जो फॉर्मेट भी बनाया था, मैंने इसे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग लिस्ट, वेरिएबल एडमिन सेलिंग मैंने एंड में लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के बाद। लेकिन होता क्या, एग्जाम में बच्चों को ये बात ध्यान नहीं रहती, क्वेश्चन इसके इतने प्रैक्टिस के लिए है नहीं। वो क्या करते हैं, सारी वेरिएबल कॉस्ट लाइन से लिख देते हैं, और जो कि गलत है। सारी वेरिएबल कॉस्ट नहीं लेनी, आपको सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड ये 3 ली, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आया, इसके बेसिस पे आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। दैट इज 1988 वाज द कॉस्ट ऑफ 2,40,000 यूनिट्स, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 2,500 यूनिट्स दिस। ये आपका आ गया। फिर इसमें वेरिएबल ऐड करना है, फिर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? कौन सी एरर आप करके आओगे, आप क्या करोगे, सारी वेरिएबल कॉस्ट ले लोगे और इसके बेसिस पे कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आपका गलत हो जाएगा। ये अगर आपने यहाँ पे गलती से वेरिएबल सेलिंग ले ली तो ये आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल दोगे एंड दिस विल गेट रॉन्ग और पूरा क्वेश्चन गलत। यहाँ आपको सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेनी तो है, बट रिलेटेड टू प्रोडक्शन नॉट सेल्स। जो सेल्स की है वो आपको अलग से लेनी है जब आप ये सब निकाल लें। ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वेरिएबल। उसके बाद ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट, बाकी सब सेम रहे। अब इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा बेटा, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम अंडर एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। क्यों दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है, क्यों दोनों में प्रॉफिट्स अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ हमारे, ये तो हमारा गलती है, नोट लेकिन ज़रूर करना, यहाँ हमारे ये प्रॉफिट्स आ रहे हैं और यहाँ पर हमारे ये प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है। और दूसरा, अंडर एन ओवर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड क्यों है। ठीक है, तो पहले आप यहाँ तक सारा नोट डाउन करिए, फिर उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, देखिए फिक्स्ड ओवरहेड्स जो बजटेड थे ये आप यूनिट बेसिस पे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली आए तो ये ओवर एब्जॉर्प्शन था और वेरिएबल में हमारा अंडर था, तो सिंपल सी एक स्टेटमेंट बनानी है, कुछ भी इसमें नहीं है। प्रॉफिट रिकंसिलेशन की बात करें तो ये प्रॉफिट्स का डिफरेंस है 45,000, यस और नो। और अगर आप देखें कि ये जो प्रॉफिट का डिफरेंस आ रहा है, बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट को क्या माना है, पीरियड कॉस्ट माना है। ठीक है, जबकि हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको पर यूनिट बेसिस पे माना है, यस और नो। तो जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, कितना है क्लोजिंग स्टॉक, 2,500 यूनिट्स। ठीक है, अब क्योंकि वो अभी आपका बिका नहीं, तो वो 2,500 यूनिट्स क्योंकि आपके बिके नहीं, तो उस पर 18 रुपये के हिसाब से अगर आप देखें तो वो 45,000 का डिफरेंस इस वजह से आपका आ रहा है। देखो यार, ड्यू टू फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड बीइंग इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नॉट इन मार्जिनल कॉस्टिंग। अब देखिए सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक का जो सब कुछ छोड़ो, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 207083, और यहाँ देखो कितने का है 252083, दिख रहा है आपको 252 और यहाँ 207, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन का, सब कुछ छोड़ो आप, वही आपका प्रॉफिट इन में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। समझ में आई बात, श्योर। और ये सिर्फ स्टॉक वैल्यूएशन की वजह से ही फंडामेंटली डिफरेंस आता है, क्लियर। अब ये वाला जो रीज़न है वो लिख लीजिएगा, सब कुछ छोड़िए। ठीक है, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड ओनली वेरिएबल कॉस्ट इन मार्जिनल कॉस्टिंग, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 45,000 इन प्रॉफिट्स। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहली उम्मीद मैं ये करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आप खुद पढ़ें और उसके बाद इसे खुद सॉल्व करें, और फिर जब आप खुद सॉल्व ना कर पाए, यहाँ कहीं आपको प्रॉब्लम आती है, तभी आप सॉल्यूशन देखें। ठीक है, तो आप बस इसे एक बार नोट डाउन करिए और खुद सॉल्व करना शुरू करिए। कितना भी गलत होगा इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तक खुद अपने हाथ से नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप ट्राई करिए, जो भी आंसर आता है एक बार निकालिए, कुछ तो आता है ना आपको, तो चलिए करिए पहले अपने आप, और उसके बाद फिर आप देखिएगा, मेरे साथ क्रॉस चेक करिएगा कहाँ आपकी गलती है। ये ABC लिमिटेड कैन प्रोड्यूस 4 लाख यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट एट 100% कैपेसिटी। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है 40 रुपीज़, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है 12 रुपीज़ पर सोल्ड,
बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है 24 लाख रुपए एंड द फिक्स सेलिंग एक्सपेंस है 16 लाख। कंपनी ने वर्क किया 80% कैपेसिटी पे। द ऑपरेटिंग डेटा आपको गिवन है, प्रोडक्शन इतनी हुई, सेल्स इतनी हुई, ओपनिंग स्टॉक ये है। फिक्स प्रोडक्शन एक्सपेंस आर ऑब्जर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, मतलब जो हमारा रिकवरी रेट आएगा दैट विल बी 100% कैपेसिटी के बेसिस पे, तो 24 लाख है डिवाइडेड बाय 4 लाख, दिस कम्स आउट टू बी 6 पर यूनिट। फिर सेलिंग एक्सपेंस जो है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, मतलब उसे पीरियड कॉस्ट माना जाता है, कोई इसकी रिकवरी नहीं होती, मैंने आपको पहले ही बता दिया। आपको मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन बनाना है, तो देखिए बहुत सिंपल है। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सबसे पहले 3,10,000 यूनिट्स बिकी है तो सेल हो गया, सेल एंड में लिखिए, स्टार्टिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3,20,000 यूनिट्स आपने बनाए हैं 40 रुपये के हिसाब से, तो 320 इंटू 40। फिर देखिए बड़े ध्यान से समझना, अब इसके अंदर आपको सेलिंग वाले नहीं लेने, मैंने आपको बता दिया था। ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है ऑलरेडी कितना, 40,000 यूनिट्स। अब इसकी वैल्यू आपको गिवन नहीं है, नहीं गिवन, तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, जो आप इसकी वैल्यूएशन निकालेंगे वो इसके बेसिस पर ही निकालेंगे कि 1,01,28,000 was the cost of 3,20,000 units, then what will be the cost of 40,000 units। अगर वैल्यू गिवन नहीं है तो फिर आपको उसी तरीके से निकालनी पड़ेगी, जनरली गिवन होती है, बट अगर नहीं गिवन तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे आप, देखिए 360 में से 320 में से 310 बिक गए तो 10,000 यूनिट्स नहीं, आप यहाँ पर अगर देखें, सॉरी 320 प्रोडक्शन हुआ है और ओपनिंग स्टॉक भी तो था 40,000, तो टोटल था हमारे पास 360, जिसमें से 310 बिक गया, तो आपका बचा कितना, 50,000, ठीक है। तो ये 50,000 का आप निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए ज़रा, इसने यहाँ पे इस तरीके से किया हुआ है, इस तरीके से नहीं, आप इस तरीके से ही करेंगे, जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके बेसिस पे, ठीक है। दो इसका आंसर दोनों में सेम आ रहा है। फिर ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई आपकी 3,10,000 की, सेलिंग एक्सपेंसेस में ऐड किया हमने, ये 3,10,000 यूनिट्स पर है, ठीक है। फिर आपकी जो फिक्स्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको गिवन है वो आपने ले ली, प्रोडक्शन की भी और सेलिंग की भी। अब देखिए यहाँ पर 24 लाख और 16 लाख। मार्जिनल कॉस्टिंग में तो दिक्कत ही नहीं है फिक्स्ड कॉस्ट की, रिकवरी वगैरह तो हमें एब्जॉर्प्शन में देखना है, तो आ गए मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट। अब यहाँ पर अगर आप देखें सेल्स आपको गिवन है, एब्जॉर्प्शन में वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब यहाँ आपको फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो 6 रुपये रिकवरी रेट आया था, 3,20,000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए, 1920 हो गया, तो 14720,000। अब इसके बाद दिस वाज द कॉस्ट ऑफ 320, तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन, और सेम वे आप करेंगे कि 14720,000 वाज द कॉस्ट ऑफ 3,20,000 यूनिट, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 50,000 यूनिट्स। तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। फिर यहाँ पर अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी करनी है, क्यों, आप रिकवरी कर कितनी पाए, 19,20,000, जबकि जो एक्चुअल आपके ओवरहेड्स हुए वो हुए 24, रिकवरी कितनी हुई आपकी 19-20। देखिए एक क्वेश्चन आपने ऑलरेडी समझ लिया, अभी कुछ भी नहीं है, जस्ट मैं तो उम्मीद करूँगा कि अभी क्वेश्चन अपने आप कर रहे हो। 4,80,000 ये आपकी अंडर रिकवरी आती है, तो इसको आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल, फिर सेलिंग एक्सपेंस फिक्स्ड उसमें ऐड किया, तो एक्चुअल प्रॉफिट आ गए। तो जस्ट आपके लिए एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया, उम्मीद करते हैं कि आपके आंसर मैच हो रहे होंगे। डिस्कस बेसिक अजम्पशंस ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की बेसिक अजम्पशंस की बात करो तो अगर हम अजम्पशन की बात करेंगे तो हम ये मान के चलते हैं, क्या जो चेंजेस होते हैं इन द लेवल ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट वो किसकी वजह से होते हैं, वो प्रोडक्ट या यूनिट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी वजह से है, कोई थर्ड रीजन की वजह से नहीं है, जैसे सब्सिडी मिल गया या कोई और रीजन, ऐसा नहीं है। टोटल कॉस्ट को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपको याद हो तो फॉर्मेट क्या होता था सर, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू EBIT, यही होता था। इसका मतलब ये होगा कि सारी कॉस्ट को आप कितने पार्ट में बांट सकते हो, दो हिस्सों में बांट सकते हो। इसके अलावा हम ये मान के चलते हैं कि रेवेन्यू और कॉस्ट में कौन सा रिलेशनशिप होता है, लीनियर रिलेशनशिप होता है इन टू आउटपुट लेवल। दोनों में आउटपुट से कौन सा रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप कैसे पता लगता है, ये जो लाइन बन रही है देखो ना, स्ट्रेट लाइन बनती है,
स्ट्रेट लाइन तभी बनती है जब आपका रिलेशनशिप लीनियर होता है। सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट आर नोन एंड कांस्टेंट। ये हमें पता है कितनी कितनी लगेगी और कांस्टेंट चलती है। ऑल रेवेन्यूज एंड कॉस्ट कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, कंपेयर्ड विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आपको प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, टाइम वैल्यू का कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, उसके बिना आप सारा काम कर सकते हो। तो अगर मैं इसे कंक्लूड करूं तो पहली चीज ये हो गई, जो भी चेंजेस है वो यूनिट प्रोड्यूस की वजह से है। सारे खर्चों को दो हिस्सों में बांट सकते हो, लीनियर रिलेशनशिप है, खर्चे नोन और कांस्टेंट है। और दूसरा टाइम वैल्यू, लास्ट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आप कंसिडर नहीं करते, मतलब प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट नहीं लगाया जाता। क्वेश्चन इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जहां पे आप कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट के एनालिसिस की बात कर रहे हो, जहां पे तीन वेरिएबल है, कॉस्ट, कॉस्ट मीन वेरिएबल कॉस्ट, वॉल्यूम मीन्स आउटपुट और प्रॉफिट, इन तीनों के एनालिसिस की बात करें। और यू कैन से जो भी आपने मार्जिनल कॉस्टिंग वाले चैप्टर में पढ़ा है उसकी बात करें। एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, ये चीजें बेटा आपको अगर मार्जिनल कॉस्टिंग की इंपॉर्टेंस पता है तो वही आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। देखो, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ थ्री वेरिएबल्स। कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट हो गया या फिक्स कॉस्ट हो गया, वॉल्यूम का, प्रॉफिट का। ये हेल्प करता है आपको अंडरस्टैंड करने में कि तीनों में, कॉस्ट में, रेवेन्यू और एक्टिविटी लेवल में क्या रिलेशनशिप है और उनसे क्या प्रॉफिट आएगा। बेसिकली पीवी रेशियो निकालने में हेल्प करता है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने में हेल्प करता है, एमओएस वगैरह निकालने में हेल्प करता है। इट फोकसेस ऑन मेजरिंग वेरिएशन इन कॉस्ट एंड वॉल्यूम। कॉस्ट और वॉल्यूम में डिफरेंट डिफरेंट क्या वेरिएशन से क्या क्या चीजें होने वाली है। ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किस चीज के बारे में, द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट इन रिलेशन टू वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉस्ट में किस तरीके का चेंज होगा। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स, जहां पे बिजनेस को ब्रेक इवन मिलेगा। प्रॉफिटेबल की क्या सेंसिटिविटी है विद चेंज इन आउटपुट, की आउटपुट चेंज होने से प्रॉफिट किस तरीके से चेंज होगा, क्या उसकी सेंसिटिविटी मतलब किस तरीके से चेंज होने वाला है, मतलब अगर 10% से आउटपुट बढ़ाओगे तो प्रॉफिट कितने से चेंज होने वाला है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर अ प्रोजेक्टेड सेल्स वॉल्यूम, एक सेल्स वॉल्यूम पे कितना प्रॉफिट कमाओगे। प्रोडक्शन या सेल्स फॉर अ टारगेट प्रॉफिट लेवल, डिजायर्ड प्रॉफिट कहना इसे, कि अगर आपके पास डिजायर्ड प्रॉफिट है तो आपको कितना सेल करना है, दिस इज डिजायर्ड प्रॉफिट, दिस इज ब्रेक इवन सेल्स, दिस इज प्रॉफिट कैलकुलेशन, दिस इज प्रॉफिट बेस्ड ऑन सेल्स, की अगर आपके पास सेल्स है तो आपका क्या प्रॉफिट होगा। करेक्ट, ये सारी चीजें बेसिकली अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो सीवीपी एनालिसिस कुछ नहीं है, मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में आपने जो भी पढ़ा है, जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं वो सारे यहाँ पे लिख दीजिए।